ठीक है ना जी, ये पॉइंट भी अपने को समझ में आया हुआ है। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी need to understand is video isn't working, we couldn't access your camera। अच्छा, नहीं कर रहा वीडियो तो ना सही, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट चीज जो हमने समझनी है वो ये समझनी है कि आप जब गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हो तो आप इनवॉइस के ऊपर ही जीएसटी चार्ज नहीं करोगे या इनवॉइस के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे। यहां हमको चैलेंज आ जाता है एक्चुअली। सोच के देखो कि आप कुछ गुड्स जो हैं आप पंजाब में बना रहे हो और आप उसको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो है भेजना चाहते हो। अब पंजाब से गुड्स जो हैं वो जब एक्सपोर्ट मूवमेंट के लिए चलेंगे तो पहले उनको हमको जो है वो पोर्ट सिटी पे भेजना पड़ेगा, जहां पर पोर्ट होगा। पोर्ट कहां पर है इंडिया में? पंजाब में कोई पोर्ट है क्या? पंजाब में पोर्ट नहीं है क्योंकि पंजाब में समुंदर ही नहीं है। पोर्ट का मतलब सी पोर्ट होता है बच्चे, और एयरपोर्ट भी हो सकता है, बट अगेन वी टॉक ऑफ, तो एयरपोर्ट भी पंजाब में हमारे पास छोटा सा ही है, अमृतसर नाम से जो है। तो ठीक है, हम कुछ गुड्स हो सकता है पंजाब के एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट से भेजते होंगे। बट अगर गुड्स जो हैं वो हाई वॉल्यूम है, हाई वेट वाले प्रोडक्ट्स हैं, वॉल्यूम भी बड़ा है और वेट भी ज्यादा है, तो उन गुड्स को इकोनॉमिकली हम एक्सपोर्ट जो है वो समुद्र के थ्रू ही कर सकते हैं, जहाज पे ही कर सकते हैं, समुद्री जहाज पे कर सकते हैं। तो goods will actually go from पंजाब to some places like बॉम्बे या फिर गुजरात में कांडला पोर्ट है, या पंजाब में गुजरात में ही एक दो पोर्ट्स और है। अगर हमने ईस्ट साइड चाइना साइड भेजना है तो हम उड़ीसा भेजेंगे या उसको जो है कलकत्ता भेजेंगे, वहां पर पोर्ट्स हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह भेजना है तो हो सकता है उसको हम चेन्नई भेजें, तो हम पोर्ट सिटी में उसे भेजेंगे। हिंदुस्तान आपको मालूम ही है कि बहुत ही इंटेलिजेंट और मैनवरेबल लोगों का देश है, बहुत ही फर्टाइल माइंड है हम लोगों के। हम यहाँ से गुड्स पता चला कि चेन्नई के लिए निकाले और रास्ते में ही कहीं बेच दिए, अगर इनवॉइस के ऊपर जो है जीएसटी चार्ज नहीं हुआ होगा तो अथॉरिटीज को ये लगेगा कि ये गुड्स एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पे भी बेच सकते हैं। मतलब गुड्स इनवॉइस के ऊपर ही जो है उसी इनवॉइस को ही बेच सकते हैं, कहीं और ही चला गया। चेन्नई जाना था, चेन्नई से आगे ऑस्ट्रेलिया भेजना था, ऑस्ट्रेलिया तो गया नहीं, यही पता चला आसपास विशाखापट्टनम में कहीं पे बिक गया। जीएसटी भी किसी ने चार्ज नहीं करा। जीएसटी का चैलेंज क्या है? वो रास्ते का चैलेंज है कि रास्ते में कोई ना पकड़ ले। रास्ता बचाने के लिए आपने उसे लिख दिया था कि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हुआ नहीं, और गुड्स जो हैं वो सही किसी के घर पहुंच गए। एक बार किसी के घर गुड्स पहुंच गए फिर थोड़ा ना जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट तो उसे रास्ते में ही पकड़ सकता है ना, वाइल दी गुड्स आर इन ट्रांजिट, कि उस पे जीएसटी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ। इन चीजों को, इन बॉटल नेक्स को, इन लूप होल्स को कंसिडर करते हुए सरकार ने क्या बनाया कि आप जो है एक्सपोर्ट दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हो? आप एक्सपोर्ट करोगे अंडर दी बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मीन्स आप जो है अंडरटेकिंग दोगे तो आप बिना आईजीएसटी चार्ज करे एक्सपोर्ट कर दो। मीन्स आपको एक अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है कि यू आर ए क्रेडिबल पर्सन, क्रेडिट है आपका। बैंक आपको ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा, बॉन्ड भर के देगा, सरकार आपकी हेल्प करेगी, आपको वो जानते होगे तभी करेंगे, या उससे पहले वो आपसे सिक्योरिटी ले लेंगे कि लो भाई 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करा दो, हम आपके लिए एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बना देते हैं कि आप बिना जीएसटी पे करे ही इनवॉइस को एक्सपोर्ट के लिए ट्रिगर कर दो। और दूसरी तरफ क्या होगा? आप सप्लाई करोगे विद जीएसटी, सप्लाई करोगे इनवॉइस के ऊपर आईजीएसटी चार्ज करके दिखाओगे कि ये इनवॉइस जो है ये 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से जीएस आईजीएसटी लग गया तो ये 1,18,000 रुपए की हो गई। एक सेकेंड ठहरिएगा जब मेरे को कॉल लेनी है। हाँ डैडी, नहीं रहने दे।
ना ना तुसी बस अपना बताओ। हाँ जी, मैं डॉक्टर नु दिखा देता होया। हाँ जी। तो वहां पर आप 1,18,000 रुपए की इनवॉइस बनाएंगे, 1 लाख रुपए की जो है इनवॉइस एक बनेगी, और 18,000 जो है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो डॉलर्स की बन जाएगी, जैसे $10,000 की इनवॉइस है, $10,000 के ऊपर 18% के हिसाब से आईजीएसटी लगा, तो 1,800 रुपए जो है वो $1,800 की जो है वो जीएसटी की लाइबिलिटी आपने खड़ी कर दी कि हाँ जी 1,800 रुपए जो है वो आईजीएसटी है। अब आपको जो आपका कस्टमर है उसने तो $10,000 ही देने हैं। ये $1,800 का जो आईजीएसटी है, ये बच्चे आपको खुद पे करना पड़ेगा सरकार को कि हाँ जी, ये आईजीएसटी हम पे कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इस ₹1,800 का आप जो है वो रिफंड क्लेम डालेंगे कि ये ₹1,800 हमने कस्टमर से तो लेने नहीं, एक्सपोर्ट है, तो ये ₹1,800 हमारे जो है ये आपकी तरफ बनते हैं, आप वापस ले लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द टू वेज। ये दो तरीके हैं आईजीएसटी के बिना इनवॉइस मींस एक तरफ एक्सपोर्ट करने के, आईजीएसटी के बिना नहीं, एक विद आईजीएसटी इनवॉइस चार्ट बनेगी और दूसरी विदाउट आईजीएसटी बनेगी। विदाउट आईजीएसटी किस केस में बनेगी? जब आपने एलयूटी जो है वो लिया हुआ है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया हुआ है। अगर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं लिया हुआ तो आप जो है प्रॉपर जीएसटी वाली इनवॉइस बनाओगे, जीएसटी की पेमेंट आपको मिले या ना मिले, आप वो जीएसटी जमा कराओगे। उसके बाद आप जो है प्रोसेस पे आ जाओगे कि ये जो जीएसटी हमने पे कर दिया है, ये जीएसटी भी हमने लेना है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप जब जीएसटी पे कर रहे होगे, जैसे $1 लाख के 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपए जब हमने जीएसटी की पेमेंट करी होगी, तो उस 18,000 रुपए में हमने पहले ही रिफंड अपना जो आईटीसी है उसका क्रेडिट तो हमने पहले ही ले लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने पहले ही ले लिया होगा। अब जितना हमने एक्सेस पे किया है, जितनी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे कर चुके हैं हम, वो सारी की सारी हम जो है वो रिफंड क्लेम करेंगे। और वो रिफंड क्लेम करने के लिए आपको पूरे एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि आपके जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं। एक्सपोर्ट के लिए एविडेंस क्या होता है? आप जो है वो प्रॉपर दिखाओगे कि ये इनवॉइस बनी थी, इस इनवॉइस का ये शिपिंग बिल बना था, बिल्टी बनी थी कि ये गुड्स जो है ये इंडिया से दुबई चले गए, तो वो शिपिंग बिल आपका जो प्रूफ होगा कि हाँ जी ये गुड्स चले गए हैं। और पेमेंट भी आप दिखाओगे कि ये इसकी दुबई से पेमेंट आ गई, तो गुड्स एक्सपोर्ट हो गए। क्योंकि गुड्स एक्सपोर्ट हो गए इसलिए आईजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी बनती नहीं है, हमने जो आईजीएसटी जमा कराया था कृपया करके हमें रिफंड कर दिया जाए। दूसरी तरफ जब आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के ऊपर जो है वो भेज रहे होंगे, अब आपको जो है इस केस में जब आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे भेजा है, तो आपने ₹1,00,000 के गुड्स बना के विदेश भेजे, मींस यू हैव सेंट दैट 1 लाख रुपीज ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। इन ₹1,00,000 के गुड्स बनाने के लिए आपने ₹50,000, ₹60,000, ₹70,000 के इनपुट्स खरीदे होंगे। इनपुट्स खरीदे होंगे मींस रॉ मटेरियल खरीदा होगा, इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे होंगे, ये सब खरीदे होंगे। उसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा। यस और नो? वो जो जीएसटी है वो आपके इनपुट टैक्स में पड़ा होगा, वो आपके पास आईटीसी में पड़ा होगा। मींस टैक्स अभी आपकी जेब से गया हुआ है और आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब आप जब इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हो तो ये जो आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ है, इस आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। ठीक है जी? इस आईटीसी का, ये लाइन नहीं पढ़नी है, सॉरी, इसको इग्नोर मार दीजिए। इस आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है या इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक न्यूमेरिकल के साथ समझाऊं बच्चे? फिर दोबारा कराई। हाँ जी। फिर एक बारी और समझा दो। समझा दूं, एक से
1 लाख रुपए के बच्चे आपने गुड्स बेचे, एक्सपोर्टर हैं आप, आपने गुड्स बेचे टू बी ऑफ यूएई, यूएई मींस दुबई, दुबई के बंदे को आपने जो है ये 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर आपकी क्योंकि एलयूटी थी, आपकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थी आपके पास, तो आपका जो जीएसटी आपने चार्ज किया है एलयूटी की वजह से, जो जीएसटी आपने चार्ज किया इसके ऊपर दैट इज जीरो, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करा, नील है आपका। ठीक है जी। अब आपके पास जो है एज एन एक्सपोर्टर यू परचेज सर्टेन इनपुट्स, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, रॉ मटेरियल परचेज किया था आपने, रॉ मटेरियल परचेज किया था। तो ये आपने परचेज किया था कहां से, ये मान लीजिए आपने सी से परचेज किया था, परचेज्ड फ्रॉम सी, सी से आपने ये परचेज किया था, परचेज किया था आपने ये गुड्स जो है ये 80,000 रुपए का। इसके ऊपर आपने जीएसटी कितना पे किया था, 80,000 रुपए के ऊपर आपने 18% के हिसाब से जीएसटी पे किया था। तो ये आ गया आपका 18% जीएसटी, 14,400 रुपए का आपने जीएसटी पे किया था। ये 14,400 रुपए आपकी जेब से सरकार को जा चुके हैं ऑलरेडी। ये आपकी बुक्स में आईटीसी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी पहले हुई थी, तो आपकी बुक्स में ये 14,400 रुपए की जो क्रेडिट है ये आपके पास पड़ी हुई है। आपने अब पहली ट्रांजैक्शन ये जो सेल करने वाली है, आप अगर इसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहे होते, यही गुड्स आपने हिंदुस्तान में बेचे होते, तो ये गुड्स आपने 1,18,000 रुपए के बेचने थे, आपको जो है वो अपने कस्टमर से 1,18,000 रुपए मिलते। उस 1,18,000 रुपए में जो है ये 80,000, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 आपका मुनाफा था जो आपको मिल जाता। यहाँ आपने वैल्यू एडिशन करी थी कि कुछ इसमें आपने, मान लीजिए ये वैल्यू एडिशन सारी की सारी आपके मुनाफे के रूप में ही है, सब प्रॉफिट ही, आपने कुछ नहीं किया था, एक बंदे से माल लेके दूसरे को बेच दिया था, सिर्फ इतना ही काम किया था। तो आपको ये जो 14,400 है इसकी जगह टैक्स आपने कितना कलेक्ट करा था, 18,000 रुपए टैक्स कलेक्ट करा था। 18,000 रुपए में से सरकार को आपने जमा कितना कराया होगा, अगर ये ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में होती तो आप खाली 3,600 रुपए का टैक्स जो है वो सरकार को देते, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू आर विद मी। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हो जाता है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, पूरे 20,000 रुपए, क्योंकि ये जो आपने 1,18,000 कलेक्ट किए, 14,400 आपने पहले अपनी जेब से जमा कराए हुए थे, और अब आपको 18,000 रुपए दोबारा जमा कराने का टाइम आया, तो 3,600 रुपए आपने जो है, जो 18,000 कलेक्ट किए हैं उसमें से 3,600 जमा करा दिए। तो आपने टैक्स का एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं भरा है। अगर ये ट्रांजैक्शन प्योर प्योर हिंदुस्तान में हो रही होती, आपने 80,000 रुपए का सामान खरीदा और 1 लाख रुपए में बेच दिया, किसी को इसमें कोई डाउट, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट इस ट्रांजैक्शन में? नो सर। नो अब सर। यही ट्रांजैक्शन जो है अगर मैं दुबई में कर रहा हूं, मीन्स अगर ये माल मैं दुबई में बेच रहा हूं, अब देखो क्या हो रहा है, ये 1 लाख रुपए का सामान मैंने बेचा ऐसे ही एज इज, 80,000 रुपए का खरीदा था, 14,400 रुपए का टैक्स भी दिया था, तो मेरी अभी जो टोटल कॉस्ट फंसी हुई है इस ट्रांजेक्शन में वो कितने की है, वो 94,400 रुपीज की कॉस्ट है टोटल। 80,000 रुपए का मैंने जो है वो रॉ मटेरियल खरीदा था, उस पर 14,400 का टैक्स भी दिया है, तो मेरी जेब से लगी हुई कॉस्ट इस टाइम 94,400 रुपए है। ये जोड़ यहां नीचे दिखता है, ध्यान रखना, ठीक है, मैं तभी इनको कई बार इकट्ठा कर देता हूं। तो ये 94,400 रुपीज की मेरी कॉस्ट बड़ी क्लियर दिख रही है मेरे को। अब जब तक ये 14,400 रुपए का मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो तब तक जो है मैं घाटे में हूं। मतलब मेरे को अगर ये लाख रुपए में मिला और मैंने 94,400 रुपए की मेरी लागत आई हुई है, तो मेरे को तो कुल मिला के 5,600 रुपए का फायदा हो रहा है विदेश में बेच के। तो अब यहां पर मैं ऐसी विदेश में सेल क्यों करूंगा, ये विदेश में मैं सेल इस कंडीशन पे कर सकता हूं, क्योंकि आप जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो कायदे से आपको जीएसटी नहीं देना है, आप पार्शियल जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हो। आपको 18,000 रुपए का जीएसटी तो आपको देना ही नहीं था, क्योंकि आपने एलयूटी के अंडर किया हुआ है,
रजिस्ट्रेशन अपना कि मैंने जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ली हुई है इसलिए मेरे को जीएसटी नहीं देना है, तो ठीक है जी, मगर 14,400 तो अपनी जेब से दिया हुआ है। अब जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर दोगे, शिपिंग बिल दिखा दोगे जाके कस्टम्स डिपार्टमेंट में, तब आप जो है ये जो 14,400 रुपीज हैं जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को तो अब आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। तो अब आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कस्टम्स अथॉरिटीज के पास इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो कि ये 80,000 रुपए के इनपुट्स जो हैं ये अब विदेश जा चुके हैं जी, 1 लाख रुपए की सेल बन के, इसका ये शिपिंग बिल है। इस शिपिंग बिल के तहत ये प्रूफ होता है कि ये गुड्स इंडिया में कंज्यूम नहीं हुए। अब इंडिया में कंज्यूम नहीं हुए तो इस पे जीएसटी नहीं बनता है, पहले जो जीएसटी दिया हुआ था वो भी हमको वापस कर दो, ये 14,400 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख माइनस 80,000 वापस से 20,000 आ जाएगा, और इसके बदले में आपको 1 लाख रुपए की फॉरेन एक्सचेंज भी मिली है। तो गवर्नमेंट जो है आपसे खुश हो जाएगी कि 1 लाख की फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए हो, तो उसके बदले में वो आपको कई और चीजें देगी, समथिंग लाइक एंटाइटलमेंट, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट बुक देगी कि आप जो ने जो 1 लाख रुपए का सामान भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, अब हम आपको जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स करने के लिए भी एंटाइटलमेंट पासबुक दे रहे हैं, आप 1 लाख रुपए की इंपोर्ट भी कर सकते हो। और कई चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी आगे चल के, बट दैट इज अनदर सब्जेक्ट, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा हम कस्टम्स में पढ़ेंगे, बाकी आप जब व्यापार में आ जाएंगे, बिजनेस में आ जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ जो है रिफंड कैसे मिलता है उसकी एक जिस्ट जो है मैंने आपको बताई है। अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना है, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी टिकलिश मैटर तो है, थोड़ा सा टेढ़ा तो है। एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड, फील फ्री, रेज दिस हैंड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। गुड, कैन वी मूव अहेड, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. अच्छी तरह समझ में आ गया ना? Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो एंटायर वैल्यू चेन इज टैक्स फ्री, पूरी की पूरी वैल्यू चेन टैक्स फ्री है। इसमें आप जितने भी इनपुट्स कैरी करते आ रहे हैं सारे के सबका आपको रिफंड मिलेगा, इंक्लूडिंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। इनपुट जो है मींस जो रॉ मटेरियल है उसका भी मिलेगा, और जो सर्विसेज आपने इस्तेमाल करी हैं उसका भी मिलेगा। ठीक है जी। अब इस केस में आपको एक जगह रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड कब नहीं मिलेगा? अगर जो गुड्स हैं जो आपने एक्सपोर्ट कर दिए, मींस आपने कुछ गुड्स ऐसे एक्सपोर्ट कर दिए जिनको एक्सपोर्ट फ्री में करने की परमिशन नहीं थी, रादर गुड्स जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सरकार जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है। नॉर्मली कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी, बट कुछ एक गुड्स हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है। जैसे हमारे कुछ एक लेदर गुड्स हैं, जैसे हमारी लेदर गुड्स में ना होके लेदर का रॉ मटेरियल जो होता है ना बच्चे किसी शेप एंड फॉर्म में उसके होते हैं। जैसे आप अगर सांप का लेदर, स्नेक लेदर, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं बिना कस्टम्स ड्यूटी दिए, उसमें कस्टम्स ड्यूटी लगती है। कई बारी चीनी के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है कि हम जो है वो चीनी आपको परमिट नहीं करते हैं हिंदुस्तान में से एक्सपोर्ट करो। कभी कभी प्याज के ऊपर जो अनियन है उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। तो वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको पिंच ना करे हाई रेट्स जो है इस वजह से लगती है। पेट्रोल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, आजकल ड्यूटी डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगी हुई है, हम डीजल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन चीजों पे जिस पे अगर वो जो है हम एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं वहां पर हम रिफंड जो है आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स क्लेम नहीं होंगे। अब जो आपके रॉ मटेरियल, ये आपके पेट्रोल और डीजल वगैरह हो गए, ये वैसे ही जीएसटी का सब्जेक्ट नहीं है तो वो मायने ही नहीं रखते। मगर बाकी चीजें जो हैं जैसे आपकी स्किन हाइड्स, जो मैंने आपको रॉ मटेरियल जैसे स्नेक लेदर वगैरह बताया, उन चीजों के ऊपर आपको आईटीसी का बेनिफिट, रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ के साथ समझते हैं कि हमको कहां पे बेनिफिट लेना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का
और कुछ एक जगह पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट ध्यान रखना है बच्चे, जो जीरो रेटेड सप्लाईज है वहां पर हमको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको रिफंड हो जाता है। इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मींस अगर हम कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मींस जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक साथ में बंदा इन्वॉल्व है, बट अगर यही एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हम जो है एक वेबसाइट पे कन्वर्ट कर दें, सब कुछ उस पे डाल दें, आपको बेच दें, आप यहाँ एक्सपोर्ट कर दें, अमेरिका की मार्केट में बेच दें, तो वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे हिंदुस्तानियों से सर्विसेज ली होंगी। मैंने कुछ कंपनीज जैसे, चाहे आपकी आईटीसी है, चाहे सॉरी आईटीसी कह रहा हूँ, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यहाँ कोई और छोटी मोटी कंपनी जो है यहाँ की, यहाँ बड़ी कंपनी जैसे एक्सेंचर है, इनसे मैं कुछ सर्विसेज लेता हूँ वेबसाइट बनवाने के लिए, या कोई आपका जो है ऐप बनवाने के लिए, उनको पेमेंट करूंगा, पता चला 5 लाख रुपए की फीस उनको दी, उनको जब 5 लाख रुपए की फीस दी, तो 5 लाख रुपए की फीस के साथ साथ जो है वो जीएसटी भी चार्ज करेंगे, क्योंकि खाली 5 लाख नहीं ना लेंगे मेरे से, वो 5 के साथ 90,000 रुपए की फीस भी मांगेंगे, इनकी जीएसटी भी मांगेंगे कि 18% का जीएसटी दे दो। 18% मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 18% जो है वो जीएसटी का जो सर्विसेज का रेट है वो 18% है, और सॉफ्टवेयर के ऊपर हमेशा सर्विसेज का रेट लगता है। सो 18% इज सर्विसेज रेट, तो आपके सॉफ्टवेयर का रेट 18% है, तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी 5,90,000 रुपए का आपने जो है पेमेंट कर दिया। यही सॉफ्टवेयर आपने अमेरिका की मार्केट में 10 लाख रुपए का बेचा, 10 लाख रुपए का बिक गया, 90,000 रुपए का टैक्स आपने अपनी जेब से पे किया हुआ है। इस 90,000 रुपए के टैक्स का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते, अगर हिंदुस्तान में ही आप किसी को बेच रहे होते, विदेश में बेचा है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ही नहीं सकते हो आप। कहाँ क्लेम करोगे जब आपके पास कोई टैक्स ही नहीं है जिसमें से आईटीसी लेना है। तो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको रिफंड मिलेगा। I can claim the refund of GST paid on development tools, cloud services, etc. तो जितनी भी मैंने डेवलपमेंट कराई है या मैंने क्लाउड सर्विसेज यूज करी है, क्लाउड सर्विसेज क्या हुई, बेसिकली आपने शायद जो 1 मिनट। आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, हार्ड डिस्क जैसे आपने हैं, अपने कंप्यूटर की नहीं यूज करी, अपने घर की नहीं यूज करी, आपने डेटा सेंटर की यूज करी है। उस डेटा सेंटर को कोई भी किसी भी दुनिया के कोने से एक्सेस कर सकता है, वो क्लाउड होता है। हमारे क्लाउड ऐसे नहीं है कि आसमान में बादल है, इसको एनालॉजी बनाया गया है सिर्फ, कि डेटा सेंटर में आपका जो है वो सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है, और उस डेटा को एक्सेस जिस किसी को आप रास्ता दिखा दो, जिस किसी को आप लिंक शेयर कर दो, जिस किसी को आप अपने ऑथराइज्ड पासवर्ड शेयर कर दो, वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, आप और पेड बेसिस पे एक्सेस कर सकता है। आपने कहा कि इसको 1 घंटे का एक्सेस है, तो 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। आपने कहा इसको 3 महीने का एक्सेस है, वो 3 महीने बाद बंद हो जाएगा। वो फीस देता जाएगा, वो खुलता जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो उसका जो भी जीएसटी है उस सब का क्रेडिट उसको मिलेगा, और वो जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा अगर ये गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट। कुछ बोल रहे थे बच्चे आप, क्लाउड सर्विसेज जब मैंने बोली थी, आप अपना कुछ शेयर करना चाह रहे थे, फील फ्री, अब कर सकते हो। छोटी सी प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसीजर है, इसको भी आगे समझ लेते हैं। इफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की हैं, अगर उसकी पेमेंट आपको टाइम से नहीं आती है, ये टाइम क्या बताया गया है, ये टाइम हमको बताया गया है, डिफाइंड होता है अंडर फेमा। फेमा जो है ये भी एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हर एक गुड्स जो आप गुड्स या सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी एक मियाद मुकर्रर की गई है कि आपने जब गुड्स एक्सपोर्ट किए तो विद इन 6 मंथ्स आपको पेमेंट आ जानी चाहिए, विद इन 3 मंथ्स आपको पेमेंट आ जानी चाहिए। तो जो भी मियाद मुकर्रर की गई है,
उससे 30 दिन एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं कि जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइमलाइन था फेमा के अंदर, उसके बाद उसमें 30 दिन और जोड़ लो। उसके अंदर अगर पेमेंट नहीं आई है तो आपने जो जीएसटी का रिफंड क्लेम किया हुआ है भाई साहब, वो जीएसटी वापस जमा करा दीजिए। उस जीएसटी को चुपचाप से वापस जमा करा दीजिए, जो भी आपने जीएसटी का रिफंड क्लेम करा है, क्योंकि आप जो है अपनी पेमेंट टाइम से नहीं लेकर आ पाए हैं। आपको पेमेंट टाइमली कलेक्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। और वो पेमेंट की मियाद कितनी है? दैट इज 30 डेज फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड अंडर फेमा 1999। जैसे हम ये एक्सपोर्ट के लिए टाइम डिफाइन कर रहे हैं, वैसे ही आप जब लोकली गुड्स जो है वो किसी को बेचते हो, मीन्स जैसे मैंने आपको गुड्स बेचे और आपने अगर मेरे को जो है वो टाइम से पेमेंट नहीं करी, यहां पे भी टाइम डिफाइन किया हुआ है हमने, तो आप जिसने मेरे को टाइम से पेमेंट करनी है, जिसने टाइम से पेमेंट नहीं करी है, वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। वो आईटीसी क्लेम किया है तो उसका उसको वापस करना पड़ेगा। वो पॉइंट जब आएगा तो मैं इसका भी जिक्र करूंगा दोबारा से फेमा वाले का। यहां पर जो है हमने टाइम को ओपन रखा है। इट इज डिफाइंड अंडर फेमा, व्हाटसोएवर इज डिफाइंड अंडर फेमा, दैट इज द टाइम। फेमा प्लस 30 डेज, वहां पर वी विल बी टॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक कि ये इनवॉइस आपकी जो है अगर 6 महीने के अंदर अंदर पे नहीं हुई, 180 डेज डिफाइंड है इंडिया के अंदर, तो आप जो है जो जीएसटी है उसको रिवर्स करोगे। आप मींस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया हुआ है उसको रिवर्स करोगे। ठीक है जी। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन वी विल रीड इन डिटेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स। हम आईटीसी के रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से। हमारे 8-10 नंबर के एग्जाम जो है वो आईटीसी रूल से आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो आगे चल के, और बड़ी जल्दी शुरू करेंगे उसे। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ये वाला फेमा वाला। Yes, sir. This amount must be redeposited with the government along with the applicable interest calculated from the date of refund was initially sanctioned until the date of repayment. ये डिपॉजिट कितना कितना करना है? द अमाउंट मस्ट बी रीडिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। जो ब्याज का रेट होएगा, ब्याज का रेट जो भी डिफाइंड होगा वहां पे 15%, 18%, 10%, जो भी है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट द रिफंड वाज इनिशियली सैंक्शनड। जिस दिन आपको रिफंड मिल गया और जब तक आपने वो रीपेमेंट नहीं करी, 3 महीने मीन्स रिफंड, जैसे आपको जो है वो मान लीजिए 1 अप्रैल को रिफंड मिल गया और आपने जो है वो पेमेंट जो है वो अब 31 जुलाई को करी, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का ब्याज आपको जो है वो उस रिफंड वाले अमाउंट पे जो आपने रिफंड लिया था उसके ऊपर 4 महीने का ब्याज एट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसको जो है किसी डायरी में नोट कर लो, आज के बाद एग्जाम वाले दिन एक बार खोल के पढ़ लेना। The eligibility of the refund is based on the nature of supply and not on the classification of person। अब ये जो रिफंड है ये सबको यहाँ पर सब बराबर है। ये नहीं कि किसी कंपनी को जो है किसी ने ज्यादा बेनिफिट देना है और किसी नॉन कंपनी को कम देना है। ये नहीं कि यहाँ अंबानीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और अडानीज को कम बेनिफिट मिलेगा, यहाँ सब बराबर है। दिस ensures a human and transparent process for all exporters regardless of their size or sector, while the current law and rule treats all taxpayers equally regarding zero-rated supply refunds. The government, on the recommendation of GST Council, has the legal authority to impose certain conditions or limitations। तो ये पावर जो है उन्होंने जीएसटी काउंसिल को दे दी है कि भाई अगर तुमने कोई भी तरह की डिफरेंशिएशन करनी है, कोई भी तरह का भेदभाव रखना है, तो आप बता दो क्या करना है। कोई रीजन के साथ बताओगे, वैसे तो बोलोगे नहीं कि वी आर ऑल पावरफुल इसलिए ऐसे कर दो, तो जब रीजन के साथ आप बताओगे तो हम वैसे कर देंगे। ठीक है जी। अब हम समझ रहे हैं अभी के जो डिफरेंसेस हैं, एक हमने बोला जीरो रेटेड, दूसरी हमारी होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज और तीसरी हमारी होती है निल रेटेड सप्लाईज। अब इन तीनों में क्या फर्क है, मैंने परसों क्लास में कुछ हल्का सा बताया था, अब थोड़ा सा और डिटेल के साथ कवर कर लेते हैं। जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट या एसईजेड के लिए जो सप्लाई हो रही है, दैट इज योर जीरो रेटेड सप्लाई। दिस इज क्लियर। जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, कुछ एक सप्लाईज के ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं,
जीएसटी उसके ऊपर लगाया ही नहीं गया है। जैसे एजुकेशनल सर्विसेज इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ट्यूशन, मींस जैसे मैं अभी आपको एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा हूं, तो ये एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, इसके ऊपर इसलिए ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप अगर डॉक्टर को फीस दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। कुछ एक जो है मींस ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई के दो एग्जांपल हो गए, इसके अलावा आपके जो है निल रेटेड भी होती हैं कुछ एक, जहां जीएसटी में बोला तो गया है कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, बट इट विल बी चार्ज्ड एट निल रेट, जीरो रेट होगा उसका, बट हम उसे जीरो रेट नहीं बोलेंगे, हम उसे निल रेटेड बोलेंगे। जैसे आपके अनब्रांडेड फूड आइटम्स, मतलब अगर दाल आप जो है पैकेट में नहीं बेच रहे हो तो आपका वो जो दाल पैकेट मींस प्री पैक्ड दाल है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, नमक है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, बट अगर वही दाल पैकेट में डाल दोगे, ब्रांड बना दोगे उसकी, मींस दाल ब्रांडेड दाल आ जाएगी तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, देन इट विल नॉट रिमेन निल रेटेड। फिर उसका जो जीएसटी का रेट है वो 5% डिफाइंड है कि 5% जीएसटी इस पे लगेगा। ठीक है जी, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, ये डिफरेंस है जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट और निल रेटेड में। अब यहाँ पर जो है वो स्टोरी जो है जो बतानी है मेजर जो है, अपने आप में ये तीन डेफिनेशन इतनी मेजर नहीं है, ये बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं, याद हो जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात है जो हम कई बारी आगे के लेवल पे पहुंच के भूलने लगते हैं, क्योंकि यूज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो ये है कि जीरो रेटेड सप्लाईज में आपको आईटीसी अलाउड है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कैसे लेते हो जीरो रेटेड सप्लाईज में? ऑलवेज थ्रू रिफंड, आपके लिए रिफंड के दरवाजे खुल जाते हैं कि हाँ जी आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। बट एग्जेम्प्ट सप्लाई और निल रेटेड सप्लाई में जो आपने इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, दैट विल बी बेसिकली कॉस्ट टू यू, आपकी कॉस्ट शीट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। आप जो इनपुट टैक्स आपने दिया है इसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट और किसी शेप एंड फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि आप जो आगे माल बेच रहे हो उसके ऊपर तो टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं रहे हो, टैक्स कलेक्ट करते तो आईटीसी लेते, अब टैक्स कलेक्शन हुई नहीं और रिफंड आपको मिलेगा नहीं, तो यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो है ही नहीं, दैट इनपुट टैक्स इज नथिंग बट योर कॉस्ट, वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये डायग्राम है जो इस पॉइंट को समझा रहा है जो अभी तक मैंने कवर करा, मींस आपने सप्लाई करी तो सप्लाई दो तरह से हो सकती है, एक टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्सेबल सप्लाई जो है वो आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को कर सकते हो या फिर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी एक बंदा होता है उसको कर सकते हो। अब यहां इस स्लाइड में वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी क्या होती है उस पे मैं आता हूं, यहां पर आप इस डायग्राम को समझो कि क्या है बेसिकली। एक तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल है, एक यानी कि अगर किसी की रजिस्ट्रेशन नॉर्मल है तो किसी की रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है जी, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितनी टर्नओवर चाहिए मैंने बताई हुई आपको, जिसकी टर्नओवर इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। व्हाट इज दैट अमाउंट? 20 लाख सर 40 लाख 40 lakhs in case of गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के केस में कितनी है? 20 लाख सर 20 लाख 20 लाख, वेरी गुड। तो 40 और 20, और अगर हिल स्टेट है समथिंग लाइक योर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब स्टेट्स में 50%। सर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख। 10 लाख ठीक है ना जी। अब अगर किसी की टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, अब आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ, आपको कुछ एक किराने वाली दुकानें ही दिख जाएंगी जो 40 लाख से ज्यादा सालाना सेल करते हैं।
मतलब मार्केट के अंदर आप अपनी लोकल मार्केट में चले जाओ जो थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको दिख जाएगा कि यार इसकी सेल तो ऑन एन एवरेज कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए तो महीने की है ही है। 5 लाख महीने की मतलब हो गया 60 लाख रुपए साल की सेल। तो इस ये तो जीएसटी का बिल बनाता ही नहीं। वहां पर उस बंदे ने उसको एक चॉइस दी गई है कि तू जो है रजिस्टर मत करवा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मत करवा, तू रजिस्ट्रेशन करा ले अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। एक कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है, ये ओपन करी गई है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है, सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो आप कॉम्पोजिशन लेवी में भी रजिस्टर कर सकते हो। अब कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्टर करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इज टर्नओवर, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील कर रहे हो। खाली सर्विसेज में डील कर रहे हो तो वो 1.5 करोड़ ना होके 75 लाख रुपए हो जाती। ठीक है जी। तो ये दो मतलब दूसरा कंसेप्ट अब आज कॉम्पोजिशन लेवी का भी अपने अपने को समझ में आना है। आगे चल के इसकी डिटेल बताता हूँ, सिर्फ हाईलाइट अभी बताई है। अब यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरी रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर जो डीलर है उन दोनों के थ्रू। मींस नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन करेगा तो सप्लाई विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ, क्या रेट होगा उसकी सप्लाई का, दैट विल बी 5%, 12% या 18%। तीनों में से कोई भी रेट हो सकता है। यही तीन रेट हैं, बेसिक रेट। और अगर वो जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आता है तो उसकी जो सप्लाई टैक्सेबल होगी दैट विल बी एट द रेट ऑफ या तो 1% या 5% या 6%। यहाँ 5% किस लिए रेट होता है, 1% क्यों होता है? कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर जो माल अपना बेच रहा है, जैसे मैंने आपको बताया किराने वाला, सब्जी वाला, मसाले वाला, कोई भी एक बंदा, या वो स्पोर्ट्स गुड्स की ही दुकान उसने बनाई हुई है मगर उसकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, तो वो जितना भी माल बेचेगा उसके ऊपर वो 1% जीएसटी जमा कराएगा। सीधा सीधा 1% टर्न जो है। अगर उसकी जो है वो यही मतलब वो जो है वो रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट होते हुए उसकी टर्नओवर जो है वो ये है आपकी 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो कस्टमर से जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा मगर 5% अपनी जेब से ही जमा करा देगा कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में। और 6% जो है वो सर्विसेज के लिए है कि अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है मगर ऑब्वियसली 20 लाख से ज्यादा है, तो वो अपना जो है खुद को कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रजिस्टर करा सकता है। 20 लाख से कम वाला भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में करा सकता है, बट नॉर्मली वो कराएगा नहीं। बट 20 लाख से ज्यादा है तो वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में करा सकता है। तो वो जो है वो 6% जीएसटी जमा कराएगा। इसको डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। बट ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है बच्चे आपको कि ये जो रजिस्ट्रेशन कराई कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में वो 1%, 5% और 6% जो है वो जीएसटी पे करेगा। अब यहाँ एक पॉइंट जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो है पे करेगा, मगर वो अपने कस्टमर को चार्ज नहीं करेगा इनवॉइस के ऊपर। आपको उसने अगर बिल बना के दिया 100 रुपए का कि आपने 100 रुपए का कोई टैक्सेबल आइटम उससे खरीदा है, तो वो आपसे 100 रुपए ही लेगा, 101 रुपया नहीं लेगा। जो 100 रुपए का उसने आपको बिल बना के दिया है या नहीं दिया है उसके ऊपर वो 1 रुपया जीएसटी अपनी जेब से जमा कराएगा अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। इसके बदले में उसको क्या मिलेगा? उसको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है, उसको जो रिटर्न फाइल करनी है वो कोई अलग सी फाइल करनी है, नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करनी है। उसको जो है ज्यादा अकाउंटिंग नहीं करनी है, तो वो सारे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बच रहे हैं। इस वजह से वो जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट कर रहा है, इसमें ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 40 लाख की टर्नओवर हो गई है तो उसको कंपल्सरली नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके पास एक चॉइस है कि वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में ही खुद को रजिस्टर करा ले। अब बेनिफिट क्या है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराने का? इसको आईटीसी मिलेगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो ये टैक्स जमा करा रहा है, एक तो ये टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रहा, ये टैक्स अपनी जेब से जमा करा रहा है। जो सेल वैल्यू है, इसने जितने का माल बेचा है उसी में से टैक्स जमा करा रहा है, यानी कि उतना इसका रियलाइजेशन कम हो गया। 100 रुपए के बदले में 99 रुपए घर आए। अगर रेस्टोरेंट है तो 100 रुपए के बदले में 95 रुपए घर आए। अगर सर्विसेज दे रहा है तो 100 रुपए के बदले में 94 रुपए घर आए। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई।
अब ये जो इसने टैक्स दिया है इसका आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, जबकि ये बंदा जो ये 5, 12 और 18 है ये सबसे पहले तो अपने कस्टमर से रिकवर कर रहा है, और जो टैक्स इसने पहले अपनी जेब से दिया है जब उस सामान को खरीदा उसका आईटीसी भी क्लेम कर रहा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ टैक्सेशन। तो ज्यादातर लोग जो हैं जो थोड़े से भी बड़ा होना चाहते हैं, मतलब बड़े रुतबे में, टर्नओवर में, बिजनेस सेंस में, वो जो है वो नॉर्मल पर्सन की तरह रजिस्टर करते हैं, ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में नहीं जाते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में वो जाता है कि हाँ यार मेरी टर्नओवर 1-1.5 करोड़ ही रहेगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं, किराने की दुकान है या मैं साथ में जो है मसालों के अलावा जो है और चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भी बेच लेता हूँ, तो ठीक है मैं 1% दे दिया करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। रेस्टोरेंट वाला भी कोई 5% जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं रजिस्टर करता, वो कह रहा है यार 5, इसमें भी 5% है रेस्टोरेंट पे, इस पे भी 5 है, तो कह रहा है मैं यहां से लूंगा आगे दे दूंगा। आईटीसी रेस्टोरेंट वाले को इधर भी नहीं मिलता, इधर भी नहीं मिलता, तो कह रहा है आईटीसी नहीं मिलता मगर मैं कम से कम कस्टमर से रिकवर तो कर सकता हूँ। 100 वाली चीज 5 रुपए टैक्स लगा के आगे 105 में बेचता हूँ, 100 रुपए मेरे होते हैं, 5 रुपए सरकार के होते हैं, 5 रुपए किसी को चुभते भी नहीं है। तो कस्टमर भी, मतलब जो आपके रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में ही विश्वास रखते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में वो भी नहीं घुसते। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? ये वाली पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें हमने ये वाला हिस्सा रिपीट कर लिया जो पास्ट में आज तक पढ़ा है, और ये हमारे लिए नया जुड़ गया, रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए टर्नओवर कितनी बताई मैंने? सर 40 लाख से above। हाँ जी, हेलो, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में टर्नओवर कितनी बताई? सर 50 लाख से above गुड्स के लिए। नहीं यार, सर 1.5 करोड़। सर 1.5 करोड़ तो थल्ले। मतलब आपकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर लिमिट इज 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 50 लाख नहीं। और आप नॉर्मल कोर्स में अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपए से नीचे है तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम में कराओगे नहीं प्रैक्टिकली, तब आप कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी ही नहीं है। 40 लाख से ऊपर होते ही आपको या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है या रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिट लेवी स्कीम करानी कंपलसरी है, दोनों में से एक किश्ती तो आपको लेनी लेनी। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी तो आप सिवाय नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के और कोई रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं सकते हो, बट अप टू 1.5 करोड़ आपकी जो रजिस्ट्रेशन है दैट कैन बी अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। और यही टर्नओवर आपकी, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो देन दी अपर लिमिट इज 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको कंपल्सरली नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेनी है। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। नो, ये जो सप्लाई थी ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए था। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है आपकी तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है that can be nil rated supply, that can be wholly exempt from tax, means वो टैक्स से exempt है, या वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उसके ऊपर कभी जो है टैक्स था ही नहीं, कभी टैक्स लगना ही नहीं है। ये 3 फॉर्म में हो सकती है, नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल। ध्यान रखना बच्चे, इसमें जीरो रेटेड नहीं है, जीरो रेटेड जो है वो टैक्सेबल सप्लाई में आती है। यहाँ जो है ये नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल है, और इन तीनों में आपको जो आपके इनपुट्स हैं उसका टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आईटीसी इज नॉट देयर। आपने जो पास्ट में टैक्स पे कर दिया अपनी दुकान पर लाने के लिए, अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए, वो टैक्स आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है जी, चलें आगे। Yes, sir. Now the power to grant exemption under section 11 of the CGST Act and under section 6 of the IGST Act। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पिछली बार एग्जाम में नहीं आई थी, इस बार जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है काम।
पिछली बार एक्सपेक्टेड था दिसंबर में, जो आपका पेपर अभी क्या कहते हैं जून का हुआ है, उसमें एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन, बट जून में नहीं हुआ, तो बहुत उम्मीद है दिसंबर में पूछेंगे। The central government, on the recommendation of GST Council, has the power to grant exemptions from tax. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके पास ही पावर है, बट रिकमेंडेशन अथॉरिटी किसके पास है, किसकी सलाह पर, जीएसटी काउंसिल की सलाह पर। ठीक है जी। अब वो जो है वो क्या सलाह दे सकते हैं, दिस कैन बी डन थ्रू अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ स्पेशल ऑर्डर निकाल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की फलानी फलानी आइटम्स जिनके ऊपर आज तक टैक्स लगता था, कल से टैक्स एग्जेम्प्ट है, कल से नहीं लगे। ठीक है जी। द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट ए होल क्लास ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम द एंटायर टैक्स और ए पार्ट ऑफ इट। दिस इज अ जनरल एग्जेम्पशन एप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स। ये सबको ही कर सकती हैं। हाँ, स्पेशल ऑर्डर में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट ए स्पेसिफिक पर्सन or a specific class of person from paying tax. This is for individual cases and is not a general exemption. कुछ एक केसेस में जीएसटी काउंसिल जो है वो स्पेशल ऑर्डर भी निकाल सकती है। जनरली ये भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये भी एक सबसेट के लिए होता है। जैसे पिछले साल जो है पंजाब में एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आ गई थी बाढ़ की, तो हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने के लिए जीएसटी काउंसिल कहती कि जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन वो कर सकते हैं, बट दैट इज अ स्पेशल ऑर्डर जो रेयरली यूज होता है, इतना कॉमनली यूज नहीं। ठीक है जी। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी की एग्जेम्पशन कर दी गई है। नॉर्मल कोर्स में वो जो है वो टैक्सेबल होता था 18% पे, नाउ इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, ये 18% जो है इसकी एग्जेम्पशन दे दी गई है। अब जो आपका जीएसटी है, कोई जीएसटी नहीं लगता है ऑन दी एलआईसी प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर हेल्थ प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। बट पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि ये जो सर्विसेज कंपनीज हैं, इन सर्विसेज को आगे प्रोवाइड करने से पहले वो खुद बहुत सारी सर्विसेज खरीदती होंगी, जैसे टेलीफोन यूज करते होंगे, गाड़ियां यूज करते होंगे, बिल्डिंग का किराया देते होंगे, इन सब के ऊपर जीएसटी भी पे करते होंगे। पहले वो इन सब जीएसटीज का जो है आईटीसी क्लेम कर लेते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते थे। अब उनको ये आईटीसी क्लेम करना अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मगर आईटीसी ऑन इनपुट्स अवेलेबल नहीं होगा। दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट दैट इज देयर फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। वैसे ही एलआईसी में लाइफ एंड इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा एंड अदर सर्विसेज ऑन विच दिस एग्जेम्पशन वाज गिवन वाज जीन थेरेपी। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक जीन थेरेपी और एक लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ना भी याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पहला पॉइंट याद रख लेना। जीन थेरेपी जो है ये एक न्यू मेडिकल सर्विस है। यहाँ पर आपकी जीन्स को ही बदल दिया जाता है। आपके आगे जो है, अब जैसे आप आगे चलोगे, अभी आपकी उम्र ऑन एन एवरेज 18 से 20 साल के बीच की है, 18 साल के हो, 10 साल के अंदर अंदर आपकी शादियां हो जाएंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। तो अब आपके जो है पता चले कि आपको जो है खुद को, किसी को, जैसे मुझे जो है 18 साल की उम्र में बहुत छींकें आती थी। आई यूज टू लाइक, दिन में आधे घंटे में 1 घंटे में मैं 50-50 100 बार छींकता था। तो मेरे आगे बच्चे ऐसे ना हो, तो आई कैन एक्चुअली गो एंड हैव सम जीन थेरेपी चेंज, मींस मैं अपनी जीन ही चेंज करा लेता हूँ। इस आई मीन साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि भाई जाके डॉक्टर के आगे रोया कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो तुम ठीक कर नहीं पाए हो, बट मेरे आगे बच्चे ऐसे ना हो, कुछ ऐसा इलाज है, तो वो बंदा बताएगा हाँ जी 3 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी जीन में ऐसा कट लगा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम उसको तो नहीं होगी, मैं वो जीन थेरेपी करा लेता हूँ। तो ये 3 लाख रुपए के ऊपर पहले जीएसटी लगता था, अब जीएसटी हटा दिया है, क्योंकि जीन थेरेपी इज नाउ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कहे कि ठीक है जी तुम कराओ, कोई दिक्कत नहीं।
और बहुत सारे काम करती है, खाली छींके ही नहीं दूर करती, बहुत कुछ करेगी ये जीन थेरेपी। आने वाले सालों में तो दुनिया ही चेंज कर देगी। ठीक है जी। और आप सब इसको देखो करोगे, मीन्स 40-50 साल अभी आप बड़े आराम से देखोगे, यार ये तो कमाल ही हो गया, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जैसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख के हैरान होते हैं, सेम वे यू आर गोइंग टू प्रोबेबली सी दिस जीन थेरेपी इवॉल्विंग, और वैसे ही हैरान होगे, उतने ही हैरान होगे जितना आज मैं एआई को देख के हैरान होता हूँ, या मेरे पिताजी की मैं बात करूं तो वो गूगल को देख के हैरान होते हैं या कंप्यूटर को देख के हैरान। सो कॉम्पोजिशन लेवी पर आ जाते हैं, और इसके साथ हम जो है क्लास अपनी खत्म करते हैं। आई विल फिनिश इट इन नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स ओनली। जो चीज हमने पहले पढ़ ली है उसको दोबारा से समझ लिया है, उसको सिर्फ पढ़ना ही है मेरे को। So what is composition scheme? The GST composition scheme is a simplified optional method for paying taxes designed for small taxpayers. It offers a streamlined process with minimal compliance requirements. Means आपको जो है खाते हिसाब किताब, आपकी जो रिटर्न्स हैं ये सब मिनिमम रखनी है, कम से कम करनी है। ये स्कीम इसलिए बनाई गई है। मीन्स जैसे एक आम दुकानदार होता है, उसने एक कॉपी बनाई होती है जिसपे वो लोकल उधारी लिख रहा होता है, इसके अलावा उसके पास और कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती हैं। तो आप इतनी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ जो है कॉम्पोजिशन स्कीम चला सकते हो, ये कहना चाहते हैं। इट इज प्राइमरीली फॉर ए बिजनेस विद ए टोटल एनुअल टर्नओवर बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। एक लिमिट बताई गई है कि इतनी से कम टर्नओवर है साल की तो आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आ जाते हैं। वो टर्नओवर की लिमिट कितनी बताई है? 1.5 करोड़ फॉर मोस्ट स्टेट्स एंड 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी के लिए 75 लाख है, और नॉर्मल स्टेट्स के लिए आपकी जो है वो 1.5 करोड़ है। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं? ये लिखी हुई हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये 7 स्टेट्स तो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। ये वाली जो 7 स्टेट्स है, ये असम साइड की जो है, इसको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। और ये इनका 8वां भाई आ गया उत्तराखंड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये आपका रिड्यूस टैक्स रेट है इन पे। पे अ फिक्स्ड लो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस। एक तो लो टैक्स है, टैक्स का रेट कितना बताया? 1% नॉर्मल, 5% रेस्टोरेंट और 6% फॉर सर्विसेज। बस यही 3 रेट है। फाइल ए सिंगल क्वार्टरली रिटर्न, एक क्वार्टरली रिटर्न भरनी है इसमें। जबकि अभी हम जो बाकी का पढ़े हैं नॉर्मल का, उसमें हर महीने की एक रिटर्न जाएगी। या एक और कंसेप्ट होगा उसमें कि आप टैक्स हर महीने जमा कराओगे। यहां पर टैक्स भी आपको क्वार्टर में एक ही बार जमा कराना है। फाइल ए सिंगल क्वार्टरली रिटर्न एंड पे टैक्स वंस ए क्वार्टर। हर 3 महीने बाद एक बार टैक्स जमा कराना है। मींस अप्रैल मई जून का टैक्स जुलाई में जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का टैक्स जो है वो अक्टूबर में जाएगा। एंड लाइकवाइज कोई जीएसटी इनवॉइस नहीं बनानी है। कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, मींस आप जीएसटी की इनवॉइस नहीं बनाएंगे, आप एक नॉर्मल रिटेल इनवॉइस बनाएंगे। एंड कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, आप अपने जीएसटी जो है वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब यहां से हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि आपकी मैम जो है वो आ गई होंगी, टेक पेपर आपका नया सब्जेक्ट अब आपका दूसरा शुरू होना है। तो आई विल नॉट कीप हर वेटिंग एंड यू कैन मूव ऑन टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। एलिजिबल कौन कौन नहीं है ये आप जो है इसमें देख लीजिए। मैं आपके साथ ये स्लाइड सेट शेयर कर देता हूं अभी, आप इसको पढ़िएगा। एंड कल क्लास लेनी है बता दो, अगर ओपन हो तो वी कैन हैव अ क्लास टुमारो, अदरवाइज वी मीट ड्यूरिंग द वीक। एक बार सोच के मेरे को जो है कंफर्म कर देना, टेक्स्ट कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट संडे अहेड। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।